तिल खाते हैं, अगर तिल को ऐसे मुट्ठी में बांध लीजिए, ठीक है, और तिल एक दूसरे में चिपक जाए अपने आप, ठीक, तो वो क्या होगा, वो दिखाता ससंजन बल है, बट वहां पर ससंजन बल नहीं लगता है, मतलब तिल के अणु आपस में ऐसे ही चिपकाने पर नहीं चिपकते हैं। वहां पर क्या होता है, एक असंजन बल, यानी कि चिपकेगा नहीं, असंजन बल होता है। परंतु जब हम उसमें एडहेसिव मिला देते हैं, यानी कि गुड़ मिला दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो चिपक जा रहा है आपस में, ठीक। तो यही है दोनों में डिफरेंस, अगर चिपकेगा नहीं तो असंजन बल होता है, ठीक है ना, और अगर चिपकेगा मतलब चिपके हुए अणु है तो ससंजन बल होता है। वैसे चिपकेगा ना चिपकेगा से इसको मत लीजिए, ठीक, ये थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट है, ठीक। जो मैंने समझाया वो शायद आपको समझ में आया हो। ससंजन बल मतलब किसी समान प्रकार के अणुओं के बीच में जो बल लगता है वो ससंजन बल कहते हैं, और डिफरेंट टाइप के अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसे असंजन बल कहते हैं। श्यानता को मैंने समझा दिया। मैंने कहा कि ये जो है ये कोई स्थिर तल है, यानी कि ये जमीन है मान लीजिए, ठीक है ना, ये जमीन है जहां पर आप पानी को ऐसे ही फ्लो करा दिए हैं, पाइप से आप पानी फ्लो करा दिए हैं। तो जमीन चूंकि स्थिर है ना, स्थिर, तो इस पे जो पानी के अणु इसके कांटेक्ट में आएंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल स्टेशनरी होंगे, यानी कि स्थिर होंगे, ये कहीं नहीं भागेंगे और जमीन से चिपक के रहेंगे, ओके। लेकिन जैसे जैसे आप मुक्त तल की ओर बढ़ते जाएंगे, ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वहां ये वाला जो ऊपर का पार्ट होगा ये फ्लो करेगा बिल्कुल। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी आप नदी को जब कहीं से खड़े होकर के आप देखिए ऊपर से, तो आपको ऊपर का तल पूरा मूव करता हुआ दिखाई देगा, मतलब नदी बह रही है। बट जब आप नीचे चले जाओगे, बहुत नीचे चले जाओगे, जैसे समुद्र में जो लोग स्कूबा डाइविंग करके नीचे जाते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि वो मूव करते रहते हैं? नहीं, मछलियां मूव करती हैं, सब कुछ मूव करता है, बट वो पानी नहीं मूव करता है। क्यों? क्योंकि वो आपके स्टेशनरी जो भी अर्थ का सरफेस है उसके कांटेक्ट में है, तो बिल्कुल वो समझ रहे ना, उसी के साथ जुड़ा रहता है, थोड़ा गुरुत्व के अधीन, थोड़ा मतलब आपसी जो भी उनके बीच में वो लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है ना, शियर स्ट्रेस लग रहा है, शियर स्ट्रेस बोलते हैं उसको, बस ऐसे ही समझ लीजिए, शियर स्ट्रेस लग रहा है, यानी कि जो भी प्रतिबल लग रहा है उसके कारण से वो सरफेस मूव नहीं करता है। बट जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जो मुक्त सरफेस होगा वो बिल्कुल फ्लो करेगा, ओके, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वाटर बबल्स आर स्फेरिकल, वाई? तो आपको पता चल चुका है क्यों होता है। तो भाई पृष्ठ तनाव एक कारण है, सरफेस टेंशन इज अ रीजन, जिस कारण से जो है वाटर बबल, जो भी पानी का बुलबुला है, वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है या गोल होता है, ओके। ये RAS 2013 में आया हुआ था, तो आप लोग अब देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है। नैनो फ्लूइड्स के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। नैनो फ्लूइड क्या होता है, कह रहा है फ्लूइड्स इन विच नैनो पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, द पार्टिकल्स में बी मेटल्स, नैनो ट्यूब्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, ETC, ओके। अब मैं समझा रहा हूं ये है क्या। कोई भी ऐसा द्रव, ठीक है, कोई भी ऐसा द्रव जिसमें नैनो पार्टिकल पड़े हों, नैनो पार्टिकल मतलब उन पार्टिकल्स की जो साइज है वो कितनी है, 10⁻⁻⁹ मीटर। आपके आंख से नहीं दिखेगा, आप अभी सोचो नहीं, ठीक है ना, इस विषय में सोच नहीं सकते, ठीक। मतलब आप जो नमक खरीद के लाते हो ना, जिसके एक एक पार्टिकल है, उससे भी बहुत सूक्ष्म, ठीक, वो आंख से नहीं दिख रहा है। तो इस ऑर्डर के अगर पार्टिकल्स जो है सस्पेंड करे, सस्पेंड मतलब तैरे, सस्पेंशन मतलब क्या होता है, तैर रहे हैं, उसमें घुले हुए हैं, किसी विलयन में घुले रहना, उसमें डूब के तैरना, ठीक है, वो सस्पेंशन कहलाएगा। तो उसमें सस्पेंडेड रहते हैं। अब ये पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, नैनो ट्यूब्स हो सकती हैं, या फिर ऑर्गेनिक मैटर्स हो सकते हैं, जिसको भी बनाया गया हो। जैसे मान लीजिए हमने नैनो मेटल्स बनाया, ठीक, किसी विशेष कार्य के लिए। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा इंजन है उसमें जो आपका कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल पड़ रहा है, उसमें हम कुछ नैनो मेटल्स भी डाल दें, जिससे कि वो रबिंग करके इंजन को भी साफ रखें। समझ रहे हो ना, जो स्क्रब लगाते हैं चेहरे पे, तो स्क्रब भी साफ कर देता है चेहरे को, उसी तरीके का कुछ सोच, या स्क्रब से ही, स्क्रब भी एक एग्जाम्पल हो सकता है कि ऐसा विलयन कि उसमें आप क्या किए, कुछ नैनो मटेरियल डाल दिए, वो कोई मेटल्स हो गए, नैनो ट्यूब्स हो गए, ऑर्गेनिक मैटर हो गए, इनऑर्गेनिक मैटर हो गए, कुछ डाल दिया। अब उसे हम अपने चेहरे पर घिस रहे हैं, या इंजन के लिए बनाया है तो इंजन ऑयल टाइप का बना दिया है, उसमें नैनो मेटल्स हैं, वो इंजन की सफाई जो है, अंदर जाने पर इंजन की सफाई भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ लुब्रिकेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये नैनो फ्लूइड्स होते हैं। तो नैनो फ्लूइड्स के बीच में क्या होता है, तो जब उस लेवल पे आप देखेंगे नैनो फ्लूइड्स के बीच में, तो नैनो पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं। तो नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। जो मैं बार बार विस्कोसिटी को फ्रिक्शन से रिलेट करता हूं कि भाई विस्कोसिटी है, लेयर्स एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं एक दूसरे को, शियर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, या प्रतिबल लग रहा है एक विशेष प्रकार का। तो जब नैनो पार्टिकल्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका पूछा गया RAS 2013 में, तो वहां पर
आपका फ्रिक्शन एक जो है ऑप्शन दिया हुआ था, तो आंसर जो होगा वो फ्रिक्शन होगा। क्यों, वो मैंने आपको समझा दिया है कि वो पार्टिकल एक दूसरे से घर्षण करेंगे जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। ओके, आप इस तरह से उस चीज को सोच सकते हो कि एक ड्रम पानी लीजिए, उसमें कुछ कंचे डाल दीजिए, ठीक है ना, और पानी को हाथ से चला दीजिए, तो कंचे जो है आपस में कभी ना कभी लड़ना शुरू करेंगे। अब सपोज करिए कि आपका पानी 1 लीटर है वो ड्रम में, बट अब सपोज करिए कि वो पानी 1 लीटर है और कंचों की साइज जो क्या हो जाएगी, फिर नैनोमीटर में आपको फील होने लगेगी। सेम वही फिनोमेनन होती है। चलिए, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो कुछ मत करिए, एग्जाम निकालिए। चलिए आगे देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि टेम्परेचर अगर बढ़े, दूसरा कंसेप्ट है, अगर तापमान को बढ़ाया जाता है तो सरफेस टेंशन क्या होता है, तो सरफेस टेंशन कम होता है, यानी कि पृष्ठ तनाव कम होगा जब ताप बढ़ाया जाएगा। ओके, अगला है कि हॉट सूप जो है वो टेस्ट बेटर क्यों होता है। मैंने बता दिया कि जो जीभ होती है उस पर फैलेगा आसानी से। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑयल सरफेस टेंशन जो है कम होता है वाटर सरफेस टेंशन से। ठीक, इसीलिए जो ऑयल की बूंद गिराई जाती है पानी की सतह पर वो क्या होती है, फैल जाती है। ठीक, यानी कि तेल का पृष्ठ तनाव कम होगा किससे, पानी के तनाव से। ओके, अगला आता है बबल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत प्यारा क्वेश्चन मुझे लगा। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि कोई एक बबल है, ठीक है ना, सोप बबल या किसी भी तरह का बबल, चलिए कोई एक बबल है, तो कह रहा है इस पर सपोज करिए हमेशा क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, वायुमंडलीय दाब लगता रहेगा ना। मैंने बताया कि कोई व्यक्ति भी खड़ा है, अगर फ्री लेक्चर में समझाया था कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके सर पर भी वायुमंडल में जितनी गैसें हैं वो तो प्रेशर डाल नहीं होंगी ना, वो दाब डाल नहीं होंगी, दबाव डाल नहीं होंगी। ठीक, तो इस पर भी जो है क्या लग रहा होगा, दबाव लग रहा होगा, दबाव लग रहा होगा। लेकिन फिर भी ये एक बबल बना हुआ है, यानी कि इसके अंदर जो है दाब वो भी तो काम कर रहा है, इसके अंदर से भी तो जो दबाव है वो काम कर रहा है और वही इसको सस्टेन कर रखा है। यानी कि इसी के कारण से अंदर और बाहर वाले दाब के बैलेंसिंग के कारण से ही तो ये जिंदा रहेगा, नहीं तो ये फूट जाएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, ये जो प्रेशर ऑफ ATM एटमॉस्फेयर का लग रहा है या प्रेशर इनसाइड वाला, कौन सा ज्यादा होगा, सोच के बताइए। तो इसका बहुत आसान सा आंसर है, देखिए, जब तक आपका अंदर का दाब ज्यादा होगा, ठीक है ना, जब तक प्रेशर इनसाइड ज्यादा होगा तभी तक ये बबल सस्टेन करेगा। जैसे ही इक्वल होगा तुरंत इस बबल की साइज घटना शुरू हो जाएगी, मतलब पहले जितना रहेगा उससे ये थोड़ा छीड़ होना शुरू हो रहा है, और जैसे ही हल्का फुल्का भी अंतर हुआ तुरंत ये ब्लास्ट कर जाएगा, जैसे ही एटमॉस्फेयर प्रेशर बाहर का अधिक हुआ। यानी कि प्रेशर इनसाइड अधिक होगा, किससे अधिक होगा, किससे अधिक होगा, प्रेशर एटमॉस्फेयर। तो कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसके साथ साथ एक चीज और पूछती है, क्या पूछता है कि अगर एक सोप बबल है, ठीक है, एक दूसरा बबल है, इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, तो कांटेक्ट में लाएंगे, कभी लाके देख लो, साबुन हाथ में ऐसे रगड़ो और लाके देख लो, ये जो बड़ा बबल है ये और बड़ा हो जाएगा और ये छोटा वाला बबल का जो अस्तित्व है वो मिट के छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये फिनोमेनन होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर मैक्सिमम इलोंगेशन इन वायर्स कैसे निकालेंगे, कैपिलरी फिनोमेनन डजंट अकर देन स्ट्रॉ, ठीक है ना। चलिए देखिए, पूछा है कि अगर मान लीजिए कैपिलरिटी या केशिकात्व का जो मतलब फिनोमेनन है, जो ये गुण है, अगर ये ना हो तो क्या नहीं होगा। तो आपको बता देना चाहता हूं कि स्ट्रॉ, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ था कि स्ट्रॉ से जो चीज़ें पीते हैं वो हम पी नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉ से जब आप पीते हैं तो आप बल लगाते हैं, ऐसा थोड़े है कि आपने डुबाया मैंगो शेक में या फिर आप कोई कॉकटेल पी रहे हो, मॉकटेल पी रहे हो, जो भी पी रहे हो, आपने उसमें स्ट्रॉ डुबाया और अपने आप जो है ऊपर पाइप से पानी, मतलब उसने पानी आपके मुंह तक अपने आप आ गया। आप उसमें क्या करते हो, आप एक प्रेशर लगा रहे हो, एक मतलब सक कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तब पानी निकल करके जो है मतलब जो भी ड्रिंक आप पी रहे हो वो उसका स्वाद आपके पास तक पहुंच रहा है। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है। यूपीएससी 2012 में पूछा था, 4 ऑप्शंस थे, बाकी में था कुछ रहा होगा मोमबत्ती, मतलब उस टाइप का कि मोमबत्ती में कैसे जल रहा है, मोम कैसे ऊपर जा रहा है, या लालटेन का कुछ था, कुछ एग्जांपल्स थे, उसमें स्ट्रॉ नहीं था तो मैं आपको समझा दिया। मैक्सिमम इलोंगेशन इन वायर कैसे निकलेगा, ठीक है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा यंग मॉडुलस। मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ यंग मॉडुलस क्या होती है। ठीक, इतने दूर में शायद मैं समझा लूँ। देखिए, प्रत्यास्थता के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक,
इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक। वो गुण जिस कारण से फोर्स हटा देने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट रहा है। मैंने आपको बताया कि एक चीज़ होती है ई, जिसको बोलते हैं यंग मॉडुलस। जैसे हाँ देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था यंग, को क्या था, यंग्स, ठीक। यंग ने क्या कहा कि लघु विकृतियों की सीमा के भीतर, बस समझ लीजिए ये डेफिनेशन है, लघु विकृतियों की सीमा के भीतर जो भी प्रतिबल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के। तो ऐसे समझिए कि प्रतिबल जो है विकृति के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए ई आता है, ठीक, ई इंटू ऐसे, तो प्रतिबल बराबर होगा ई इंटू विकृति के, ओके, या प्रतिबल बटा विकृति, ठीक, बराबर ई। ई क्या होता है, ये होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक ना। प्रत्यास्थता, यंग मॉडुलस प्रत्यास्थता के लिए यंग मॉडुलस यानी कि एक कांस्टेंट है, मैंने बताया भी है कि एक नियतांक है। अब मैं आपसे इतना बता रहा हूं कि प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल होता है जैसा प्रेशर होता है, फोर्स बाई एरिया को प्रतिबल कहते हैं। विकृति क्या होती है, डेल्टा एल बाई ओरिजिनल एल, मतलब लंबाई में होने वाला परिवर्तन, एरिया में होने वाला परिवर्तन या वॉल्यूम में होने वाला परिवर्तन, इस हिसाब से अलग अलग विकृतियां होती हैं। हम यहाँ पर लंबाई लेकर के चल रहे हैं, ठीक। यानी कि डेल्टा एल बाई एल यानी कि लंबाई में जो परिवर्तन हुआ बटा ओरिजिनल एल, ओके। अब ए क्या होगा, एफ बाई पाई आर स्क्वायर। अगर आप कोई वायर मान रहे हो तो ये क्या है, सर्कुलर है, सर्कुलर नहीं मतलब सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है ना, बेलन है भाई, बेलनाकार है ना ये वायर, कोई भी तार बेलनाकार होता है। तो एरिया क्या होगा इसका, मतलब अनुप्रस्थ काट अगर देखोगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल, ठीक। फर्दर हम देखते हैं, हाँ, तो हम लोग जो देख रहे थे, हमने जो देखा अभी वो क्या देखा, इस ये एक फॉर्मूला निकल करके आया हमारा, क्या निकल करके आया, हमारा फॉर्मूला निकल करके आया कि F डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, और L को अगर इधर भेज दोगे तो इसमें मल्टीप्लाइड बाई L, यानी कि F L डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर लगने वाला फोर्स सब पर समान हो तो क्या F को गायब किया जा सकता है, कर दीजिए। क्यों, क्योंकि चारों तार या तीनों तार या दोनों तार, जो अलग अलग तार हैं उस पर फोर्स समान है, तो उनकी लंबाई और उनके जो व्यास है या रेडियस जो है, उनकी त्रिज्या जो है उस बेलनाकार तार की, ये जो तार है इसकी जो रेडियस है इसके वर्ग के अनुक्रम व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि बढ़ने जो लंबाई में वृद्धि है वो बराबर होगी एल बाई आर स्क्वायर के, यानी कि ये निर्भर कर रही है, इसको अनुक्रमानुपाती बना लीजिए, यानी कि ये निर्भर किस पे कर रही है, तार की लंबाई पर और उसके रेडियस के स्क्वायर पर, ठीक। तो इन चार, जैसे चार तार दिए हुए हैं, क्वेश्चन है इस पर, तो चार तार दिया था, आप चारों को रख करके इससे निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए विगत आने वाले वर्ष में या इसी वर्ष इस प्रकार कोई भी प्रश्न पूछता है कि चार तार है, चारों एक ही लंबाई के हैं, ठीक है, एक ही रेडियस है उनकी, यानी कि त्रिज्या भी समान है, लंबाई भी समान है, ठीक है, सब कुछ उनका समान है, एक ही बल लगाया जा रहा है, ठीक है, तो उनका क्या ई अलग अलग हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर चारों सेम मटेरियल के हैं तो आपको बाकी सोचना ही नहीं है कुछ कि उनकी लंबाई क्या थी, उनका रेडियस क्या था, क्योंकि ई जो है वो मटेरियल पर निर्भर करता है, उसकी क्वालिटी है, यानी कि स्टील पर निर्भर करेगा, ना कि स्टील की लंबाई पर, ठीक है ना। वो ई जो होता है प्रत्यास्थता, यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो ई, जिसे मैं बार बार बोल रहा हूं, वो किस पर निर्भर कर रहा है, मटेरियल की क्वालिटी पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर नीचे से कोई बुलबुला पानी के मुक्त तल पर पहुंचता है तो क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो है यहाँ पर कम लगना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। अंदर ज़्यादा प्रेशर लग रहा था, ठीक है, उसके कंपैरिजन में यहाँ कम प्रेशर लगेगा, तो वॉल्यूम जो उसका आयतन है यानी कि जो उसका साइज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, छोड़ दीजिए। पास्कल का लॉ क्या होता है, पास्कल लॉ, पास्कल का नियम, पास्कल का नियम क्या है, पास्कल कहते हैं कि अगर हम लोग जी को नेग्लेक्ट कर दें, जो भी गुरुत्वीय त्वरण लगता है अगर इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दें, देन प्रेशर इज इक्वल्स एट ऑल द पॉइंट इनसाइड वाटर। जैसे मान लीजिए ये अगर पानी है और जी को हम लोग नेग्लेक्ट कर दें
तो प्रेशर इस पॉइंट, 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 सब पर क्या होगा? सेम होगा। पी 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 पी, यानी कि P1 P2 P3 हर जगह लग रहा है, P1 P2 P3 P4, जहाँ भी जो भी प्रेशर लग रहा है, P5 P6, हर जगह प्रेशर क्या होगा? सेम। ओके, चलिए फिर यूपीपीसीएस 2003 में एक बहुत प्यारा सा प्रश्न आया। उसने पूछा कि वाटर की प्रोफाइल या प्रक्षेदिका कैसी होगी जबकि एक बेलनाकार पाइप में पानी बह रहा है। ठीक, तो मैंने आपको यही कंसेप्ट समझाया, जो समुद्र से संबंधित करके समझाया, कि जब ये आपके पाइप के कांटेक्ट में जो वाटर होगा वो वाटर ज़्यादा मूव नहीं करेगा और वो वाटर जो है पाइप के साथ स्थिर रहेगा। परंतु जैसे जैसे आप मुक्त तल की ओर आएंगे, तो पाइप में मुक्त तल क्या है? पाइप में मुक्त तल ये वाला पोर्शन है, ठीक है ना। इस वाले पोर्शन पर सबसे कम घर्षण बल या सबसे कम विस्कोसिटी या सबसे कम शियर स्ट्रेस, आप जिस टर्म में कहना चाहें वो सबसे कम यहां पर लगता है। तो आपका जो प्रोफाइल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक, ये प्रोफाइल चाहे आपकी जहां भी बनाई जाए, चाहे आप रेक्टेंगुलर पाइप में यानी कि आयताकार पाइप में फ्लो कराइए, सर्कुलर में फ्लो कराइए, किसी में फ्लो कराइए, कंसेप्ट यही रहेगा कि जो भी मतलब पानी का तल पाइप के संपर्क में होगा वो पानी के अणु पाइप के साथ मतलब चिपके रहेंगे, उस तरह का एक्ट करेंगे। लेकिन जैसे जैसे उससे दूर हो गए, यानी कि जैसे जैसे मेन रेडियस के सेंटर की तरफ, यहाँ की तरफ आओगे, जैसे अगर इसको एक सर्कल माना जाए तो इसके केंद्र की तरफ जैसे जैसे आप आएंगे, ठीक ना, ये क्या होगा? एक मुक्त रूप से फ्लो करेगा। लेकिन वाटर का कंसेप्ट है जिस पर करीबन मैंने देखा कि 10 प्रश्न से कम नहीं पूछा है, और अगर यूपीएससी की बुक लेकर के देखी जाए जो प्रीवियस ईयर वाली है, तो मुझे लगता है ये जो केस है ये और बढ़ जाएगा। इसके अलावा एमपी पीसीएस, यूके पीसीएस, अगर अलग अलग पीसीएस में देखा जाए तो मुझे तो लगता है ये बहुत ही एक ज़बरदस्त उनका पसंदीदा टॉपिक है जिससे हमेशा वो प्रश्न पूछते हैं। तो आइए समझ लेते हैं ये टॉपिक। ये डेली लाइफ के लिए भी अच्छा है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। लेक्स इन वाटर विंटर, सॉरी, मतलब जो झीलें होती हैं जाड़े के समय में, उसके साथ क्या होता है, आइए देखते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर समझनी है, कुछ ज़्यादा बड़ी लेक नहीं बनाऊंगा क्योंकि कुछ फोटो और बनाना है। ओके, एक सेकंड, इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए, ओके, ठीक, मान लीजिए ये लेक बन गई, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर का टेम्परेचर कितना है? या ऐसे समझिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से धीरे धीरे जो है गिरना टेम्परेचर शुरू हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास कहीं टेम्परेचर पहुंचा। जो पानी है वो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। पानी का ऊपर का सरफेस कितना हो गया? 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी हो गया। मैंने एक बात बताई थी बहुत पहले, मैंने क्या बताया था कि एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी इज मैक्सिमम। अगर इधर टेम्परेचर को दिखाया जाए, तापमान को दिखाया जाए, और इधर आपका घनत्व को दिखाया जाए, तो मैंने कहा था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घनत्व होगा क्या होगा? अधिकतम होगा, ठीक है। तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड घनत्व अधिकतम हो गया, तो अधिकतम घनत्व यानी कि भारी हो गई चीजें। अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये नीचे आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। ठीक, ये सारे ऊपर वाले नीचे आए ब्लू कलर के, और जो पार्टिकल्स नीचे हैं, ठीक, जो हल्के हैं, सॉरी मैं गलत बता दिया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, घनत्व तो ज़्यादा होगा, घनत्व तो ज़्यादा है यानी कि भारी है, घनत्व तो ज़्यादा है यानी कि भारी है, सॉरी मैं हल्का बता दिया, सॉरी, घनत्व तो ज़्यादा है यानी कि भारी है, वो सारे नीचे आ जाएंगे। भारी चीज़ क्या करती है? जल में नीचे बैठती है। फ्लो में बताने में मैं गलत बता दी, चलिए कोई बात। तो भारी चीज़ नीचे बैठती है, घनत्व तो ज़्यादा है तो सब नीचे बैठ रहे हैं, ये भी नीचे बैठ रहा है, ये भी नीचे बैठ रहा है, सब नीचे आ रहे हैं। और नीचे वाले जो है वो क्या है? वो कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ का अणु जब नीचे आएगा तो नीचे वाले अणु फिर ऊपर की ओर मूव करेंगे। समझिए, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड बोलते हैं इसको, ठीक ना। मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड हो रहा है कि फ्लूइड के जो सतह के अणु हैं वो नीचे की ओर गति कर रहे हैं, तो नीचे के अणु उनका स्थान लेने के लिए ऊपर की ओर गति करेंगे। बस आपको इतना ही समझना है कि ये जो ब्लू पार्टिकल्स हैं वो नीचे की ओर गति कर रहे हैं, तो जो रेड पार्टिकल्स नीचे हैं वो उनका स्थान लेने के लिए ऊपर की ओर गति करेंगे। तो यही मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड हो रही है। अब वो ऊपर चले गए, ठीक है। अब उनका भी टेम्परेचर कितना हुआ? 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। फिर नीचे से गए, फिर ऊपर वाले नीचे आए बैठ करके, घनत्व तो उनका अधिक हुआ क्योंकि 4 डिग्री पर घनत्व अधिक है, तो घनत्व अधिक हुआ। फिर पूरे वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पूरे वाटर का टेम्परेचर क्या है? ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। चलिए
अब तो बड़ी मुश्किल हुई कि भाई पूरे वाटर का टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, अब क्या करें। अब और ठंड बढ़ रही है, अब 0 डिग्री की ओर जो है ये वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री की ओर जा रहा है, ठीक। जैसे ही 0 डिग्री की ओर जाना शुरू होगा तुरंत क्या होगा, घनत्व जो है वो घटने लगेगा। जैसे ही ये 0 डिग्री की ओर आएगा, इस ग्राफ में देखिए तुरंत घनत्व क्या हो रहा है, घटने लग रहा है। यहाँ पर घनत्व अधिकतम है, अब 0 डिग्री की ओर इधर आप चलेंगे टेम्परेचर में, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते हैं, इधर 10 डिग्री होगा, ठीक। तो टेम्परेचर जो है घटना शुरू हो गया, इधर आना शुरू हो गया, ठीक। अब क्या होगा, जो ऊपर का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री रीच कर जाएगा, क्योंकि अब कोई मिक्सिंग होगी नहीं, समझ रहे हैं आप, क्योंकि अब जब घनत्व कम हुआ, ठीक है, तो वो ऊपर ही रहेगा, वो लिक्विड हल्का ही है और वो ऊपर ही रहेगा, फिर वो 0 डिग्री रीच करेगा और ये जो ऊपर की लेयर है, मैं इसको 1 सेकंड डिलीट कर रहा हूं, ठीक। ये जो वाटर के ऊपर की लेयर थी, ये जो वाटर के ऊपर की लेयर थी, ये क्या करेगी, जम जाएगी। क्यों नीचे नहीं जाएगी, आपको ये समझ में आया, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम है, तो जब घनत्व अधिकतम है तो वो जल भारी है, इसलिए वो नीचे जा रहा है और नीचे का जल ऊपर आ रहा है, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड हो रहा है। लेकिन जब पूरा टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और उसके नीचे जाने लगा टेम्परेचर, मतलब 3 डिग्री आने लगा, तो आपको पता चला कि घनत्व भी अब साथ में कम हो रहा है, ठीक है। जब घनत्व आपका कम हो रहा है तो कोई मिक्सिंग नहीं होगी, क्योंकि जल जो है हल्का वो ऊपर ही है, ठीक। और कम हो रहा है 2 डिग्री पे, फिर 1 डिग्री, फिर वाटर क्या हुआ, जम गया। ऊपर का वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया और जम गया, परंतु ये जब ऊपर की परत जम गई तो नीचे के वाटर क्या क्या है, नीचे के वाटर का क्या हुआ, नीचे का वाटर अभी भी वाटर है, ये जमा नहीं। ऊपर तो आइस हो गई, लेकिन नीचे का वाटर अभी भी वाटर है, समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई मिक्सिंग तो हुई नहीं, तो जो नीचे टेम्परेचर मेंटेन था वो मेंटेन रह गया। अगर यहाँ पर 3 डिग्री मेंटेन था तो वो मेंटेन रह जाएगा। क्यों मेंटेन रह जाएगा, क्योंकि जब बर्फ जम जाएगी तो वो एक शील्ड की तरह से वर्क करेगी और बाहरी एटमॉस्फेयर की जो गर्मी है, वो झाड़ मतलब ठंड है, वो अंदर नहीं आने देगी, और अंदर का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे इंक्रीज भी किया रहेगा, मतलब कि मेंटेन किया रहेगा खुद को। यही कारण है कि जल में रहने वाले जीवधारी जिंदा बच जाते हैं, ठीक है। पहला कारण ये है कि जल में रहने वाले जीवधारी बहुत ठंडा पड़ने पे भी जमते नहीं हैं, बच जाते हैं, जल जमता नहीं है नीचे का, ओके। और इस पर कई वर्षों में आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, तो उसमें आपको ये भी मिलेगा कि जल का घनत्व कब अधिकतम होता है, फिर उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड को आपका जो है केल्विन में बदलेगा, तो 273 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 277 केल्विन, ठीक है ना। और भी कई तरह के प्रश्न इस पर बेस्ड आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस करिए, आपको सब कुछ मिलेगा और बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। फिर एक ये यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है जो आप है, ठीक है ना, ये आप है, मैं नहीं हूँ, आप हैं, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं भाई साहब कि एक बकेट है, बाल्टी को डुबाए हुए हैं और पूरी बाल्टी को भर लिया। कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा कुएं में से पानी निकालने का, मैंने कभी नहीं किया बट देखा हूँ निकालते हुए, ठीक है, गाँव पर। तो ये जो है पानी को जब निकाल रहे हैं तो इन्हें हल्का फील हो रहा है, मतलब जब ये पानी की बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी जब पानी में से ये निकाल रहे हैं तो इन्हें हल्का फील हो रहा है, जैसे हवा में आएगी, ठीक है, तो इन्हें फिर भारी महसूस होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल सी बात है, इस पर क्या होता है, बॉयंसी काम करता है, यानी कि उत्प्लवन बल काम करता है, इसी कारण से इनके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक प्रश्न और है, पहले IIT FIIT वालों को परेशान करता था, ठीक, और अब जो है UP PCS वालों को भी परेशान कर रहा है, ठीक है, क्योंकि UPSC में एक बारी पूछा हुआ प्रश्न है, तो UP PCS में भी पूछेगा और पूछने की संभावना है। नहीं पूछेगा तो किसी और स्टेट का देंगे आप, तो उसमें ज़रूर पूछेगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, समझने का फेर है। अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो 100% गलत करके आएंगे, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो सही करेंगे, ऐसा कुछ रटना भी नहीं है, और रट भी लिए तो भी सही हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पर एक आइस है, क्या है, बर्फ़ है। बर्फ़ कहाँ पर है, एक तैर रही है, क्या कर रही है, तैर रही है। कहाँ तैर रही है, पानी में, ठीक। कह रहा है अगर ये बर्फ़ पिघल जाए तो पानी का जो तल है वो कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक, या पहले जैसा रहेगा। ये पहले वाली लाइन है, ठीक। तो देखिए भाई, इसका सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं, या वही लगेगा भी, आप कह सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो बहुत टेढ़ा है, उसे समझने का काम नहीं है। आर्किमिडीज से आप समझ लीजिए, जैसे ये वस्तु क्या है, डूब कर तैर रही है, यानी कि इसने कुछ जल विस्थापित किया, यानी कि पानी एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए था, इसने विस्थापित किया तो पानी यहाँ पहुँच गया, सॉरी,
पानी यहाँ पहुँच गया ब्लू वाले पे, या मैं इससे ब्लैक से दिखाता हूँ, यहाँ पहुँच गया पानी। क्यों? क्योंकि ये जो डूबा है या इसका जो भार है उसने क्या किया, जल को विस्थापित किया, तो जल थोड़ा ऊपर आ गया। ओके, तो अब जब ये पिघल भी जाएगा बेचारा, क्योंकि इसने जो विस्थापित करना था कर लिया अपने भार के बराबर, तो अगर ये पूरा पिघल भी जाएगा तो भी तल जो है वही रहेगा, वो मुक्त तल के बराबर ही रहेगा जो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा पिघलने के बाद, ना पानी घटेगा ना पानी बढ़ेगा, ठीक है ना पानी उड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, पानी जितना था उतना ही रहेगा। आगे के लेक्चर में हम लोग गुरुत्वीय त्वरण, केपलर का नियम और ये सारी चीज़ें जो हमने कर ली है वही हमें फिर से देखना है। तो बहुत ही क्विक लेक्चर होगा जिस तरह आज मैंने लेक्चर लिया। स्पीड में हमेशा तेज रखूंगा, आप 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, ठीक है। इसमें तो कोई बार है नहीं कि आप कितनी बार सुन लोगे जब तक लेक्चर ज्वाइन किए हो। तो कोशिश करो कि क्वेश्चन बनाओ। अगर मेरे से आपके क्वेश्चंस कम पड़ते हैं, मान लीजिए मैं केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ, तो अगर आपको लगता है तो आप जिस भी लेवल का क्वेश्चन बना सकते हो। साइंस के लिए आप जो भी क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन होते हैं साइंस से। तो अगर आप करके 20 मार्क्स आते हो प्लस करंट करते हो और कोई एक अच्छा सब्जेक्ट करते हो, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति करता है, ठीक। तो अगर आप इकोनॉमिक्स, साइंस या इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करोगे तो सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है। तो बिल्कुल बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप मेरी बातों को समझें, एक भाई की तरह से, एक बड़े भाई की तरह से, एक गार्जियन की तरह से, या आप अपने बीच का मुझे समझ लीजिए एक मित्र की तरह से, एक दोस्त की तरह से, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी लोग दे रहे हैं उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करूं पॉजिटिव वे में, ठीक है ना, क्योंकि केवल लेक्चर ले लेना इज़ नॉट सफिशिएंट, आपको वर्क करना ही करना होगा। और ये कहने वाली बात है कि मतलब लेक्चर से काम चल जाएगा, बिल्कुल रिवीजन मारना होगा। और जितना भी कुछ मैं दे रहा हूँ या फिर जो मटेरियल घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति है उसे परचेज करिए, ठीक है। और बिल्कुल उसे क्या बोलते हैं कि हार्ड कॉपी में पढ़ने का जो मज़ा होता है वो लीजिए, उसे 2-3 दिन में रीड आउट करके कंप्लीट कर लीजिए। पहले मेरे लेक्चर्स देख लीजिए, उसे 2-3 दिन में रीड आउट लाउड खत्म कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।